हेलो, गुड मॉर्निंग। स्टोरीज ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं शिवांगी, आपकी होस्ट, और मेरे पास आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं। तो मेरा पहला जो क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि आप मतलब बेसिकली आप क्या करते हैं? ये अच्छा सवाल आपने पूछा क्योंकि मैं क्या करती हूँ उसको समझा पाना और समझ पाना थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जो मैं कर रही हूँ इस वक्त वो बाकी लोगों से थोड़ा डिफरेंट है। मैं हूँ वैसे बेसिकली इंग्लिश टीचर, और मैंने टीचिंग शुरू की थी 2000 में। उसके बाद ओवर द इयर्स मैंने ये देखा, पहले मैंने जर्मन पढ़ाना शुरू किया और फिर इंग्लिश लिटरेचर में आई। जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने सोचा कि लोगों को भाषा को में अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं आता। हालांकि हम लोगों के सबके अंदर फीलिंग्स होती हैं, लेकिन उन फीलिंग्स के लिए शब्द नहीं है। तो चाहे हम हिंदी में बात करते हो, अंग्रेजी में बात करते हो, मैंने जर्मन पढ़ाया तो जर्मन में बात करती हूँ, तो लोगों के पास में खिचड़ी भाषा होती है जिसकी वजह से हमारे अंदर के जो इमोशंस है वो खिचड़ी बन जाते हैं। सो विथ टाइम आई रियलाइज्ड कि यदि हमारी एक्सप्रेशन की एबिलिटीज इंप्रूव हो तो हमारी मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होगी। सो क्योंकि मैं लिटरेचर पढ़ाती हूँ तो मेरा बिब्लियोथेरेपी से बहुत क्लोज कनेक्शन रहा है। बिब्लियो मतलब बुक्स, थेरेपी मतलब थेरेपी। सो व्हाट वी डू विद बिब्लियोथेरेपी इज कि आप लिटरेचर पढ़ के या लिटरेचर देख के लोगों के एक्सप्रेशंस को समझ के अपने एक्सप्रेशंस को समझना शुरू करिए, जिससे कि प्राइमरली जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, एंजाइटी की है, पैनिक की है, डिप्रेसिव थॉट्स की है, उससे हम खुद अपने आप डील कर सकें, रादर देन अपने अंदर ही उसको समाहित करते रहो या किसी और से उसके लिए हेल्प सीख करो, लेकिन वो आपको इतना नहीं समझ पाता। सो द बेसिक आइडिया इज कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरेचर विद मेंटल हेल्थ। दैट्स व्हाट। ओके, ग्रेट। आपको ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन से ये प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं? मतलब अगर आप कुछ ऐसे जोन में हैं तो आपको बात करना चाहिए। बात करना इज द की, लेकिन बात आप किससे कर रहे हो? कम्युनिकेशन डेफिनेटली सॉल्व्स थिंग्स, लेकिन आप दूसरों से बात करने से पहले अपने आप से बात करने सीखें। वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब हमारे साथ ऐसा होता है कि यदि हमने सुन लिया कि आप नेचर में जाके अर्थ की चीज़ों से बात करिए, फ्लावर्स स्मेल करिए, चिड़ियों की चहचहाहट सुनिए, उससे रिलैक्सेशन होता है। लेकिन हम बाहर जाते हैं तो हम सेल्फी खींचने में लगे रहते हैं या दोस्तों के साथ में कोई गाना सुनने में लगे रहते हैं। उससे रिलैक्सेशन, उससे कम्युनिकेशन नहीं होता। वैसे यदि हम अपने आप से भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो उसमें ये होता है कि हमारी जो लैंग्वेज है वो यूजुअली डेरोगेटरी होती है अपने लिए। अरे मैं इस चीज में फेल हो गई तो शायद मेरे में ये एबिलिटी नहीं थी, क्या उसने ऐसा कर दिया होगा, उसने मेरे अगेंस्ट काम किया इसलिए मैं। या तो हम अपने आप को डेरोगेटरी तरीके से देखते हैं या सामने वाले को। सो कम्युनिकेशन इज द की, लेकिन आप कम्युनिकेशन में कैसे शब्द यूज कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट। आप एंगर मैनेजमेंट भी बताते हैं जी, एंगर मैनेजमेंट मतलब क्या प्रोसेस होता है? देखिए प्रोसेस हर पर्सन पे डिपेंड करता है, और एंगर मैनेजमेंट का मैनेजमेंट करना पड़ा हमको। उसका रीजन ये है कि हम समझ ही नहीं पाए कि एंगर क्यों होता है, और एंगर एक्चुअली में अच्छी चीज है। सो जैसा कहा जाता है कि नेचर नेचुरली प्रोड्यूस जो भी चीज हो वो गलत नहीं है। तो जैसे सारे इमोशंस होते हैं वैसे एंगर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज है। कैसे इम्पोर्टेंट है? यदि हम सामने कोई चीज देख रहे हैं जो कि हम नहीं चाहते, चाहे वो हम खुद कर रहे हो या चाहे सामने वाला कर रहा हो, हम जब नहीं चाहते तो हम उसके अगेंस्ट बोलने की क्षमता रखें। जब नहीं रखते और वो अंदर ही अंदर हमारे अंदर कलेक्ट होता रहता है, वो कुछ समय बाद में इस प्रकार से इरप्ट होता है कि हम उसको संभाल नहीं पाते, और इसीलिए हमको उसको मैनेज करना पड़ता है। तो जब आप शुरू से ये समझें कि ओके समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग टू मी एंड आई वांट टू रिस्पॉन्ड टू इट, तो मैं उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करूं, दैट्स द स्टेप वन। लेकिन यदि बहुत बात की स्टेज चली गई है जहाँ पे आप उस प्रकार के हो गए कि छोटी सी चीज में आप बिल्कुल इरप्ट हो जाते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करना सीखना है। तो उसके लिए स्टेप्स अलग हैं, दैट यू हैव टू फर्स्ट लर्न टू काम योरसेल्फ डाउन। लेकिन काम योरसेल्फ डाउन मतलब ये नहीं कि बहुत गुस्सा आ रहा है कि हम मेडिटेशन के लिए बैठ गए, दैट्स आल्सो नॉट पॉसिबल, राइट? सो एट दैट टाइम यू गॉट टू गिव योरसेल्फ द स्पेस टू इरप्ट। यदि आप ज्वालामुखी को फटने से रोक दोगे तो वो नीचे से फटेगा, कहीं से तो फटेगा। तो जब आप उस स्टेज तक पहुंच गए हो तब आपका स्ट्रैटेजी डिफरेंट होता है।
तो आपको ऐसा लगता है कि एंगर मैनेजमेंट वर्क करता है, रिजल्ट्स आते हैं? मोस्टली नहीं करता क्योंकि लोग समझ नहीं पाते उसको। सबसे पहले व्हेन यू टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, चाहे वो एंगर मैनेजमेंट है, चाहे डिप्रेशन है, एंजाइटी, कुछ भी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात है, तो उसमें आपको अपने आप को समझना जरूरी है। जब तक आप अपने आप को नहीं समझेंगे और वो स्पेस नहीं देंगे अपने आप को ग्रो करने की, तब तक वो काम नहीं करेगा। इट्स समथिंग लाइक दिस, जैसे आई डोंट नो यदि आपने मेडिटेशन ट्राई किया है कि बहुत लोग बोलते हैं प्राणायाम मेडिटेशन, लेकिन आप बैठे रहो और ओम जप करते रहो, कोई शांति नहीं मिलती। उसका रीजन ये होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप उसको कर तो लेते हैं, बट उसका इंडिकेशन नहीं मिल पाता, राइट? हमको ये नहीं समझ पाते हम कि वो में ओम से हमको क्या फीलिंग आती है। सो उसमें अंदर समाहित होना जरूरी है, विच इज व्हाई एंगर मैनेजमेंट मोस्टली डजंट वर्क, क्योंकि हम उसके स्ट्रैटेजी में लग जाते हैं बजाय इसके कि अपने आप को समझ के स्ट्रैटेजीज को थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चेंज करें। इफ आई कैन गिव यू एन एनालॉजी, जैसे मान लीजिए आप पहाड़ चढ़ रहे हो और आपके सामने वाला जो व्यक्ति है उसको पहाड़ चढ़ना आता है और वो इधर उधर ऐसे ऐसे करके चढ़ रहा है, आपको नहीं है चढ़ना आता, तो आप भी उसकी तरह चढ़ने की कोशिश करोगे तो आप या तो गिरोगे या पैर मुड़ेगा या थक जाओगे। यू हैव टू स्ट्रैटेजाइज अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। जब हम किसी दूसरे का रास्ता फॉलो करते हैं तो या तो 1 in a million चांस है कि आप सेम तरीके से अप्रोच करते हो उस चीज को, तो आपको वो ठीक लगेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो आपके लिए नहीं बनी है स्ट्रैटेजी, वो किसी और के लिए बनी है, उन्होंने ट्राई की, इसलिए आप उनकी तरह से करोगे तो फेलियर जायज है, लाजमी है। एंजाइटी, आजकल लोग एंजाइटी में बहुत रहते हैं, मतलब वो एक्साइटमेंट वर्ड भी मुझे लगता है एंजाइटी से रिप्लेस हो गया है कई जगह पे, मतलब मुझे ऐसा फील होता है। तो एंजाइटी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, मतलब एंजाइटी किस लेवल पे जाके इंसान को आती है, या क्या, व्हाट इज एंजाइटी? देखिए, एंजाइटी इज जब उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन एंगर से मैच करते हैं, कुछ जैसे हार्ट बीट तेज हो जाती है, स्वेटिंग होती है। एंगर में बेशक स्वेटिंग ना हो, लेकिन हार्ट बीट तेज हो जाती है बिकॉज द बॉडी इज ट्राइंग टू सप्लाई द ब्लड की कुछ हीलिंग हो, कुछ रिलैक्सेशन। वो एक सेंस ऑफ पैनिक होता है, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी, इमरजेंसी होती है कि अब कुछ गड़बड़ हो गया है तो मुझे उसको ठीक करना है। सो एंगर और एंजाइटी में फर्क ये है कि एंगर वांट्स टू रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड, एंजाइटी वांट्स कि मेरे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं है, मैं क्या करूं, कहाँ छुपूं, दोनों में ये फर्क है। तो उस वजह से एंजाइटी गिव्स यू the space where you think कि अब कुछ आगे नहीं है, which sometimes leads to depression. अब डिप्रेशन भी एक ऐसा शब्द है जो कि लोग बहुत मिसयूज और अब्यूज करते हैं। इट्स अ वेरी सीरियस मेंटल डिजीज जो हर किसी को नहीं होती, लेकिन हम आज उस शब्द को इतना लूजली यूज करते हैं कि मैं डिप्रेसिव हो गई हूँ या मुझे डिप्रेशन हो गया। वो सही नहीं है, उसके लिए आपको साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस सुनने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, और किसी भी आप साइकोलॉजिस्ट से जाएं, उससे समझें कि क्या होता है डिप्रेशन। वैसे ही एंजाइटी जो है वो शायद ज़्यादा रेलेवेंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में एंग्शियस हो जाना बहुत सारे रीजंस हैं उसके। आप एनवायरमेंटल रीजंस सोचिए कि इतना सारा स्ट्रेस है चारों तरफ। सबसे बड़ा स्ट्रेस है सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि सोशल मीडिया में हमारे पास में सोशल मीडिया इटसेल्फ इज नॉट बैड, लेकिन उसमें ये हमारे पास इतना सारा इंफॉर्मेशन एक साथ आ जाता है, हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं वो उसके लिए बने ही नहीं इतने सारे इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। जब सब कुछ आ जाता है तो लगता है यार अब क्या करूं। The other thing is कि जो हम खाना कंज्यूम कर रहे हैं वो खाने में कुछ ऐसे पार्टिकल्स अब समाहित हो चुके हैं जिसकी वजह से बॉडी इज बिगिनिंग टू फील कि ये इट्स बिगिनिंग टू फील नॉट सो गुड, राइट, नॉट सो हेल्दी। जब वो इट्स ऑन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ स्ट्रेस, तो एंजाइटी ऑब्वियसली प्रोड्यूस होंगे, वो एंजाइम्स, वो हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे जिससे हम एंग्शियस फील करते हैं। सो इन सब चीज़ों की कॉम्बैटिंग के लिए आपको ये नहीं सोचना कि अरे मैं क्या खाऊं, कहाँ हवा लूं, क्योंकि सभी कुछ पोल्यूटेड रहता है। दैट्स नॉट द सोल्यूशन। द सोल्यूशन इज कि इस परिवेश में, इस एनवायरनमेंट में आप अपने आप को कैसे हेल्दी रखते हैं, और उसके लिए अगेन कमिंग बैक टू द सेम थिंग, यू हैव टू नो योरसेल्फ। आप किस चीज़ से रिलैक्स करते हो, आपके लिए क्या अच्छा है, और आप
अभी किस स्टेज पे हो। यदि आप बेसिक स्टेज ऑफ एंजाइटी में हो तो उसके स्टेप्स दूसरे हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा डेबिलिटेटिंग स्टेट में हो, डेबिलिटेटिंग मतलब कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, तो उसके लिए दूसरा है। एंड देयर कम्स अ स्टेज जब आपको एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट की, प्रोफेशनल मेडिकल एक्सपर्ट की आवश्यकता हो जाती है। इट इज़ अ रियल थिंग फॉर श्योर, एंजाइटी, डिप्रेशन, सब कुछ, लेकिन सब में अलग अलग फर्क है। एंड यू नीड टू रिकग्नाइज, और उस स्टेज में आप पहुंचो कि डॉक्टर की जरूरत पड़े, उससे पहले यू मस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मतलब ये एंगर, एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल ये सारे कनेक्ट होकर डिप्रेशन लेकर आते हैं। एग्जैक्टली, यही है। ओके। और जैसे कि भी अपने अपने डिप्रेशन वर्ड का भी जो यूज किया, और डिप्रेशन भी आजकल लोगों को बहुत कॉमनली लगने लगा है कि हाँ मैं डिप्रेशन में हूँ। तो छोटी चीज में लगता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे लो फील हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मिसमैनेजमेंट है क्या? मतलब हम ये नहीं समझ पा रहे कि कब हम सैड और लो फील कर रहे हैं। और डिप्रेशन मुझे ऐसा लगता है इज अ वेरी हाई लेवल का वो एक हो जाता है ना, कि मतलब डिप्रेस्ड इंसान, मुझे ऐसा लगता है कि देन जो है डिप्रेस, मेरा ऐसा सोचना है कि जो डिप्रेस्ड होते हैं बेसिकली वो फिर कुछ और करने के लिए कैपेबल नहीं होते, है ना। एग्जैक्टली यही होता है ना। तो लोग ये मिस कम्युनिकेशन ये वाली होती है कि डिप्रेशन, लो और सैड मिक्स कर देते हैं। तो बेसिकली जो डिप्रेस्ड लोग होते हैं आपके पास वो भी आते होंगे ना, तो आप उनको कैसे ट्रीट करते हैं? देखिए, आई मस्ट क्लैरिफाई वन थिंग कि मैं ट्रीट नहीं करती क्योंकि मैं क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल या साइकोलॉजिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ। सो मेरा जो काम है, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, दे आर ऑल एनोनिमस, वन ऑन वन हम बात करते हैं कुछ उसी प्रकार से जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ। और मेरे भी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग है जो कि मेरे पढ़ने से आई है। तो यदि आप उसको नजरिए से देखें कि लोगों को मेरे से बात करना अच्छा है, सो व्हेन दे कम एंड टॉक, वो उस तरीके का उनको लगता है कि वो अपने आप से शायद बात कर रहे हैं। और हमारी कम्युनिटी में आजकल ऐसा हो गया है कि कोई ऐसा नहीं मिलता जो नॉन जजमेंटल तरीके से सुनेगा। सो व्हेन पीपल टॉक, उनको मैं कुछ नहीं बोलती, वो उनको खुद ही आंसर अपने आप समझ में आते हैं, क्योंकि आंसर्स हमारे अंदर है। हम डर जाते हैं, छुप जाते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं कि उनको कैसे बाहर निकाला जाए, या जब वो बाहर निकलेंगे तो हम क्या फील करेंगे। सो माय जॉब, माय पार्ट ऑफ द स्टोरी इज कि मैं सुनती हूँ, राइट। सो व्हेन आई लिसन, और मेरे पास में जो स्ट्रैटेजीज हैं जो मैंने खुद अपने ऊपर ट्राई की है। हर किसी की लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, स्ट्रेसेस आते हैं, हाउ डू यू डील विद देम इज व्हाट काउंट्स। सो यदि मेरे पास ऐसा कभी कुछ होता है जो मैं बता सकूं, आई विल टेल देम, आई विल रिसर्च एंड टेल देम। जैसे बिब्लियोथेरेपी में कौन सी बुक उनको काम में आएगी। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बुक पढ़ने का शौक नहीं है और कभी आदत ही नहीं बनी, so there are several strategies जो कि मैं हूँ वो इंसान। So there are several strategies। हो सकता है कि if you come and talk with me, I'll ensure कि आप पढ़ना शुरू करो, क्योंकि I think reading is a very very important skill, जो कि हर किसी में आना चाहिए। So coming back to this, मुझे मुद्रास के थ्रू लोगों को बताना, जैसे एक बहुत सिंपल प्लेन चीज है जिसको गणेश मुद्रा बोलते हैं। अब वो गणेश मुद्रा उसका नाम है तो लोग रिलीजियस इम्प्लीकेशंस उसका करते हैं, बट इट्स अ वेरी सोमैटिक एक्सरसाइज। सोमैटिक का मतलब बॉडी से रिलेटेड। हमारे अंदर जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं वो हमारे बॉडी के अंदर ओवर द इयर्स कलेक्ट हो जाते हैं। सो जब आप सोमैटिक प्रैक्टिसेस करते हो, चाहे वो EFT हो, EFT इज लाइक अ टैपिंग टेक्निक, जो कि आप बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में उनको टैप करते हो, राइट। सो these are all acupuncture points। जब आप टैप करते हो, you yourself feel that you're relaxing। So I help them through EFT और mudras, और there are some somatic exercises जिसको immediately आपको फायदा होता है। So मेरे जो भी clients हैं, चाहे whether I talk to them online over phone और one-on-one talks, हम ये सब बातें करते हैं यदि जरूरत हो तो। Otherwise talk itself releases them। किसी को कैसे समझ में आए कि वो सीरियसली डिप्रेशन में, मतलब एक तो वही मैंने जो कहा कि लोग समझ नहीं पाते डिफरेंस, बट जो बेसिकली सीरियसली डिप्रेशन में होते हैं वो कब खुद को कब
ये मतलब समझ आना चाहिए कि अब हमें डॉक्टर की जरूरत है या मुझे जाना चाहिए, मतलब ऐसा कोई लेवल होता है? आपने बोला कि आप किसी और काम को करने के लिए नहीं, मतलब आप जैसे दीपिका पादुकोण है, she realized that she was depressive जब उनसे कुछ काम हो ही नहीं रहा था. But there are other people like Robin Williams, he was a Hollywood star. वो अपना before committing suicide उससे उसी evening को he had gone out for a party and he made everybody laugh. So ये दोनों depression के examples हैं. One, she knew कि she wasn't able to do anything. दीपिका पादुकोण को मालूम था कि मेरे से कुछ नहीं होगा. The other was Robin Williams जो अपने अंदर ही अंदर घुट रहे थे. ना उनको खुद पता चला, ना किसी और को उन्होंने पता चलने दिया. So ये वाला जो second variety है, this is the most dangerous. इसीलिए awareness जरूरी है कि यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप हर जगह pretend कर रहे हैं, कि आप से कुछ नहीं होना है लेकिन आप अपने आप को चलाते जा रहे हो, वो डिप्रेशन नहीं है लेकिन वो डिप्रेशन की तरफ लीड करेगा. सो उससे पहले आप कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढिए सो दैट यू फील कि आप वाइब्रेंट है. क्योंकि एज ह्यूमंस, एज एनी लिविंग बीइंग, हमें वो चाहत होनी चाहिए कि हम अगला दिन देखने की चाहत रखें, राइट? इफ यू फील कि आई डोंट वांट टू वेक अप इन द मॉर्निंग, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग. वो जरूरी नहीं कि डिप्रेशन है, लेकिन वो ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए. जैसे हमको रोज सिर दर्द हो रहा है तो हम सोचेंगे ना कि अरे क्यों हो रहा है सिर दर्द. वैसे यदि आपको रोज ये लग रहा है कि अरे यार जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, when this gets added on for tens of years, that's when it causes problems. कुछ लोगों का बेसिकली नेचर होता है कि वो एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, मतलब उनपे वो बर्डन लेते जाते हैं, सोचते रहते हैं, फिर उन्हें ऐसा लगता है कि मैं जवाब नहीं दे सकती, मतलब मैं कैसे बोलूं, मैं सामने वाले को किसी चीज के लिए कैसे मना करूं. तो ये जो बेसिकली नेचर होता है, ऐसे टाइप के लोगों को कैसे अपने आप को ओवरकम करना चाहिए? ये बहुत जेनेरिक चीज है. इन सब चीजों में स्पेसिफिक चीजें देखते हैं कि ऐसा क्या. देखो, किसी भी चीज का सोल्यूशन तब निकलता है जब आप अपने पास्ट को देखो कि आप ऐसे क्यों बने. अब उसमें भी जैसा आपने बोला कि एक नेचर होता है, सो वो नेचर के पीछे भी एक हिस्ट्री होती है. उस हिस्ट्री को समझना जरूरी है और उसके लिए आपको ब्रेव होना आवश्यक है. क्योंकि हमारा जो पास्ट है वो दैट बिगिंस विद आवर पेरेंट्स. और पेरेंट्स अच्छे हो या बुरे हो, जैसे भी हो, दे आर द वंस दैट इन्फ्लुएंस्ड अस, राइट? सो आजकल एक बहुत कॉमन शब्द चलता है जिसको इनर चाइल्ड बोलते हैं. इनर चाइल्ड को भी डिप्रेशन की तरह अब्यूज ओवरयूज कर दिया है कि हर चीज ये मेरा इनर चाइल्ड हर्ट हो गया या मुझे ट्रॉमा हो गया. दैट्स नॉट द थिंग. द थिंग इज, अब आप एक पौधे का एग्जांपल लीजिए. जो भी गार्डनिंग करता है वो जानता है कि पौधे को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सनलाइट, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर, जो भी चाहिए. आप यदि किसी ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पर पेरेंट्स फॉर व्हाटएवर रीजन आपको वो चीज नहीं प्रोवाइड कर पाए जो आपको चाहिए, मे बी आपका इनर चाइल्ड चाहता था कि मुझे अकेले छोड़ दो, बस खाना दे दो, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई डू, बट दे वर सो लविंग दैट दे केप्ट ऑन कमिंग कि आओ हमारे साथ खेलो, हमारे साथ वो करो. सो आपका जो ग्रोथ है वो उस तरीके से नहीं डेवलप हो गया. यू कैन नॉट ब्लेम योर पेरेंट्स फॉर दैट. और उस वजह से नाउ यू आर समबडी हु डजंट वांट टू टॉक टू पीपल, या क्योंकि आपके अंदर से वो एक बात होगी कि यार बात करने से मेरे को नहीं मिल रहा कुछ, आई वांट टू स्पेंड टाइम विद यू. सो व्हेन एज एन एडल्ट नाउ यू फील कि आई डोंट वांट टू टॉक टू पीपल, तो आप उसी तरीके की स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करोगे. लेकिन जब आप बच्चे थे तब आपको ये समझ नहीं थी कि अब आपको सोशली कैसे मिलना है. अब आप बड़े हो गए, अब आपको ये समझ होनी चाहिए. और यदि नहीं है तो यू शुड बिकम अलर्ट टू फाइंड आउट कि एक बैलेंस चाहिए आपके खुद के इनर कॉन्वर्सेशन का एंड एक्सटर्नल कॉन्वर्सेशन का. जब आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे तब आपकी प्रॉब्लम्स चाहे जो भी हो, चाहे आप लोगों को जवाब दे सको ना दे सको, चाहे आप लोगों पे डोमिनेट करने वाले हो, चाहे लोगों के अंदर सबमिसिव होने वाले हो, जैसे भी हो, आप उस चीज को संभाल पाओगे. द फर्स्ट थिंग इज बैलेंस बिटवीन इनर टॉक एंड एक्सटर्नल इंटरेक्शन. वो बहुत जरूरी है. कुछ बच्चे होते हैं, है ना, जैसे हम इनर चाइल्ड की बात आई तो मेरे माइंड में ये क्वेश्चन अभी इमीडिएटली क्लिक किया है. जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना,
पहले फैमिलीज में ऐसा होता था कि आजकल की डेट में तो लोग एक ही बच्चा रखना प्रेफर करते हैं, बट पहले ऐसा होता था कि 2 3 4 ऐसे बेबीज होते थे। उनमें से कुछ बहुत ज्यादा पेरेंट्स के क्लोज होते थे और कुछ नहीं होते थे। तो जो नहीं होते थे वो आउटर वर्ल्ड से बहुत ज्यादा कनेक्ट करते थे, राइट? तो उन बच्चों का एक माइंडसेट डिफरेंट बन जाता है ना। एक वो पेरेंट्स के साथ कनेक्टिविटी नहीं बन पाती और वो पेरेंट्स भी बच्चों को टिल द एंड नहीं समझ पाते हैं। तो वो बच्चों के लिए क्या, मतलब उनके लिए क्या कर सकते हैं हमें? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत से लोग होंगे, डेफिनेटली होंगे, जो नहीं कनेक्ट कर पाते अपने पेरेंट्स से। तो उन्हें कनेक्टिविटी कहाँ जाके, मतलब ऐसा होता है कि वो अपने फ्रेंड्स से भी नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, उनकी लाइफ में इतना कुछ चल रहा है कि वो नहीं डिस्क्लोज कर पा रहे हैं सबके साथ। तो इन दैट केस उन्हें क्या करना चाहिए? मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पेरेंट्स से नहीं कनेक्ट कर पा रहे, एक तो सबसे बड़ी बात जो रिमेम्बर इज यू कैन नॉट चेंज एनीबॉडी। यदि आप चाहो कि पेरेंट्स से आपको वो अंडरस्टैंडिंग आप अडल्टहुड आपके अडल्टहुड में मिल जाए तो वो नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर देयर काइंड ऑफ पीपल। उनको जितना आपको प्यार, सपोर्ट, कंफर्ट जो भी प्रोवाइड करना था अपने तरफ से उन्होंने कर दिया। नाउ यू हैव टू पेरेंट योरसेल्फ। That's the thing कि when you feel कि आपको वो चीज़ किसी से नहीं मिली जो आपको चाहिए थी, वो आप अपने आप को प्रोवाइड करें। So आजकल बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम में वायरल हो गया है ये कॉन्सेप्ट that you love yourself, parent yourself, self love। उसको लोग दूसरे एक्सट्रीम में भी ले जाते हैं कि अरे यार आज तो मुझे बस 12 बजे तक सोना है तो मैं सो रही हूँ, मेरे को अपनी बेटी के लिए खाना नहीं बनाना है क्योंकि आई एम सेल्फ लविंग मायसेल्फ। That's not the way. The thing is that you understand again the same thing जिससे हमने बात शुरू की थी कि inner conversation क्या है आप चाह रहे हो कि मुझे एक sense of belonging चाहिए, एक sense of comfort चाहिए, एक sense of understanding चाहिए। तो यदि I'll give you an example, मान लो एक लड़की है देखा, आप वो वही है जो आपने अभी डिस्क्राइब किया कि पेरेंट्स से कोई इंटरेक्शन, कोई वो मिल नहीं पाया जो उनको चाहिए। So, रेखा जब अपने आप से बात करती है, और रेखा की एक बुरी आदत है कि उसको गॉसिपिंग का बड़ा गंदी आदत है, राइट? सो वो लोगों के बारे में बातें करती है। अब वो क्यों करती है, वी नॉट कंसर्न विद दैट, बट है। लेकिन उसके मन ही मन वो ये बोलती है कि यार गॉसिपिंग तो अच्छी बात नहीं होती पर मैं करती हूँ, व्हाई डू आई डू इट, आई एम सच अ बैड। सो उसके मन में एक कॉम्प्लेक्स और एक इंफीरियरिटी की चीज आ गई, और उसके पास में कोई पेरेंट फिगर नहीं है जो उसको ये बता सके कि इससे बाहर निकलने के तरीके हैं। बट फर्स्ट एक्सेप्ट योरसेल्फ, सो यू हैव टू डू दैट। रेखा हैज टू डू दैट फॉर हरसेल्फ। ओके, आई गॉसिप, बैड हैबिट, आई डोंट वांट इट, बट राइट नाउ आई एम ओके दैट आई एम डूइंग इट। सो इसमें साइकोलॉजी में जो बड़े फिलोसोफर्स नहीं बोलूंगी बट डॉक्टर्स थे इन साइकोलॉजी, कार्ल युंग एंड सिगमंड फ्रॉइड, इन्होंने एक चीज बोली जिसको शैडो वर्क बोलते हैं। हमारे यहाँ एक लाइट एस्पेक्ट होता है हर एक इंडिविजुअल में, जो अच्छी अच्छी चीजें हम लोगों के सामने रखते हैं कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, देखो हम कितने अच्छे। उसके ऑपोजिट एक शैडो होता है। शैडो इज जो हम लोगों को नहीं दिखाना चाहते। सो एनीबडी इंक्लूडिंग रेखा, दिस गर्ल इन द एग्जांपल, जब तक वो दोनों को एक्सेप्ट ना करे तब तक वो अपने आप को सेल्फ लव नहीं कर सकती। सो आजकल सेल्फ लव की ये है कि हम अपनी शैडो को पीछे बेचते रहे, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे, खुद भी बोले, लोगों को भी दिखाएं। सो वो जो शैडो है वो कभी तो ज्वालामुखी बन के निकली, which is why we feel so disconnected, क्योंकि हम पूरा अपने आप को शेयर लोगों से कर ही नहीं पाते। So somebody who wants to be parented, जिसको पेरेंट के साथ में वो नहीं है, उसको अपने आप को पेरेंट करना है। उसको सबसे पहले पेरेंट क्या करता है, सेल्फलेस लव है कि मेरा बच्चा जैसा है आई एम गोइंग टू टेक केयर, और उसकी जो बैड चीजें हैं वो धीरे धीरे मैं प्रून आउट करूंगी। मदर वांट्स टू डू दैट कि मेरे बच्चे में ये मैंने गलती देखी, उसको मैं डांट धमका जैसे भी करूं, लेकिन उसको प्रून आउट करना है। इफ इट्स अ मदर जिसको टेक्निक्स नहीं आती, वो डांट धमका के करेगी। लेकिन आप अपने लिए आइडियल मदर बनिए, आप अपने लिए आइडियल फादर बनिए, और उनको डांट धमका के नहीं, एग्जाम्पल्स के थ्रू करिए। बट फॉर दैट सेल्फलेस लव फॉर योरसेल्फ इज इम्पोर्टेंट। पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी एक होता है, तो एग्जैक्टली इसके बारे में
कोई सजेशन या मतलब कोई एग्जांपल जो आप बता पाओ? देखिए पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, लाइक आई सेड, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मेडिकल एक्सपर्ट, लेकिन तरह तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं आजकल। भी हर प्रकार के ओसीडीज हो गए या नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया, जिसका आजकल बहुत चलन है। हर कोई उसके बारे में स्टडी कर रहा है। आपने सुना है इसके बारे में? नहीं, मैं अभी सुन रही हूँ आपसे। सो नार्सिसिस, उसकी मैं थोड़ी सी लिटरेचर की आपको बैकग्राउंड दे दूँ। नार्सिसिस नरगिस का फूल होता है ना। सो ग्रीक माइथोलॉजी में नार्सिसिस एक आदमी था बहुत सुंदर, और वो सारा समय अपने आप को देखता रहता था। उसको बहुत खुशी मिलती, मतलब अपने आप को देखता नहीं था, बट ही वाज वेरी हैप्पी बिकॉज ही न्यू कि वो बहुत सुंदर है। एक दिन वो एक पॉन्ड के किनारे पे जाके बैठा और उसने अपनी रिफ्लेक्शन पहली बार देखी, वो बहुत खूबसूरत था। सो अपने आप को देखते 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 अब सदियां बीत गई और वो एक फूल में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि वो नजर उठा ही नहीं पा रहा था। सो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मतलब होता है जिसको सिर्फ मैं ही देखता है, मैं, मेरी रिक्वायरमेंट्स, मैं जैसा। सो अब इसमें दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, राइट, कि ऐसे लोग होते हैं, वो चाहे हम हो चाहे हमारे आसपास हो, लेकिन यदि आप हैं तो आपको कभी नजर नहीं आएगा। आप बोलोगे नहीं, आप क्वेश्चन ही नहीं करोगे कि मैं नार्सिसिस्टिक हूँ। पर आपके आसपास यदि लोग हैं तो वो आपको ब्लॉसम नहीं करने देंगे। वो खुद अपना नरगिस वाला जो है कि मेरी ही रिक्वायरमेंट है, मैं ही रहूँ। सो जब ऐसा होता है और उनके जो विक्टिम्स होते हैं वो अपने आप को कैसे डील करें, उसके ऊपर आजकल बहुत चर्चा चलती है। और क्योंकि ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, उसका मतलब ये है कि वो दिन रात सुबह शाम ईयर आफ्टर ईयर वैसे ही रहेंगे। यू कैन नॉट चेंज दैट। जैसे ओसीडीज होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सो उसमें भी आप अपने आप को रोक नहीं पाते। वैसे नार्सिसिस्ट को तो पता भी नहीं कि मुझे अपने आप को रोकना है, राइट? सो दैट्स रियली टफ। मतलब एक तरह से वो होता है ना, सेल्फ सेंटर्ड लोग। हाँ जी, सेल्फ सेंटर्ड उसका बहुत माइल्ड वर्जन है। मतलब ऐसे लोग हैं, मतलब हाँ, शुरू से हैं, रहते चले आ रहे हैं और वो और बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए हमारे जमाने में मुझे ऐसा लगता है कि हम हर चीज के लिए डेफिनेशन देते थे। तो यदि आपको कोई अब सेल्फ सेंटर्ड पर्सन मिल गया तो आप उसको नार्सिसिस्टिक बोल दोगे, व्हिच इज नॉट राइट। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं, कई बार हम भी सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। जैसे मान लो कोई बहुत अवेयर मदर है, मतलब न्यू मदर, यदि उसको ये पता चले कि मेरे सिजेरियन के बाद में मुझे इस चीज की रिक्वायरमेंट है और मैं और कुछ नहीं कर सकती, उसको आप सेल्फ सेंटर्ड बोलोगे तो वो नेगेटिव कॉनोटेशन होता है। पर शी इज सेल्फ केयरिंग फॉर हरसेल्फ, राइट, कि मुझे कुछ नहीं उठाना है। तो वो सब चीजें नीड टू बी डिफाइंड कि कब किस चीज की जरूरत है। अच्छा, ये वर्ड भी बहुत कॉमन है आजकल, मुझे पैनिक अटैक्स होते हैं। मैं ट्रिगर्ड हो जाती हूँ। मतलब बेसिकली मैंने भी इन सब चीजों को एक्सपीरियंस किया हुआ है, क्योंकि फॉर सम रीजन फॉर सम टाइम मैं भी वो जोन पास आउट हूँ उस चीज से। तो ये पैनिक अटैक्स आना और जो चीजें ट्रिगर करना, ये क्यों होता है? मतलब मुझे, मेरा तो पता है कि क्यों होता है, कि पास्ट में कोई चीज ऐसी जहां हम अटक से जाते हैं और वो वर्ड्स अगर सामने आते हैं या वो सिचुएशन सामने आती है तो हमको ट्रिगर करने लगती है फिर से। तो हम मतलब कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ टाइम के लिए वहीं पहुंच जाते हैं जहां वो हुआ होता है। तो इससे अपने आप को बाहर निकाल सकता है इंसान? पैनिक अटैक्स क्यों होते हैं, ट्रिगर्स क्यों आते हैं, सबका एक ही आंसर है कि आपके शरीर के अंदर जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं और उस नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के नेगेटिव रिस्पॉन्सेज, आपने इनसफिशिएंट रिस्पॉन्सेज दिए अपने थ्रू, वो उसकी वजह से वो समाहित हो गया आपकी बॉडी में। When that happens, there comes a point जब आप उससे बाहर नहीं निकल सकते in the sense कि आपको psychologically there are 3 ways that we respond to bad experiences. एक कहते हैं flight means आप उस situation से बिल्कुल अलग हट जाना चाहते हो, escape करना चाहते हो। एक होता है fright जिससे आप डर जाते हो, और एक होता है freeze। इसके और additional आ गए हैं, but we are just talking about these 3 right now. So fight, flight and freeze. Fight का मतलब, so जो fight करना चाहेगा, जो उस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, वो उससे अग्रेसिव होगा, उसको गुस्सा आएगा।
जो फ्राइट पे बैठेगा उसको पैनिक अटैक्स, एंजाइटी ये आता है, जिसका रिस्पॉन्स है अभी मुझे सिर्फ डर जाना है। अब जरूरी नहीं कि एक बंदे का हमेशा रिस्पॉन्स पैनिक या फियर हो सकता है कि वो किसी चीज के लिए अग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करे, किसी चीज के लिए डर जाए। हमारी बहुत कलरफुल लैंडस्केप है, इमोशनल लैंडस्केप, सो हम उस प्रकार से उससे रिस्पॉन्ड करते हैं। अब पैनिक अटैक्स आजकल बढ़ इसलिए गए हैं क्योंकि आजकल हम एक तो बात करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, तो ना इवन इफ वी डोंट टॉक अबाउट इट वी एटलीस्ट नो कि ऐसी कोई चीज होती है। पुराने जमाने में लोगों को पता होगा पर वो उसको दूसरे तरीके से निकाल देते थे। वन ऑफ द बेस्ट वेज to get out of any emotional upheaval is to work physically. So हमारी जो महिलाएं थी घर में इतना सब कुछ करना होता था, तो उनको यदि पैनिक अटैक हो भी, प्लस कम्युनिटीज ऐसी होती थी कि एक दूसरे से बात कर लिया या किसी की बात सुन ली, उसी से हमको पता लगता था कि अरे अच्छा मेरे को ऐसा था तो मे बी आई शुड डू दिस, या घर में आप मक्खन निकाल रहे हो, ये कर रहे हो, कितना सब कुछ होता था। सो उस वजह से ये जो हम बॉडी में एक्यूमुलेटेड चीज बोल रहे हैं वो दैट यू वुड कम आउट। अब इतनी हमारे पास ऑप्शंस नहीं है क्योंकि हमारे पास कम्युनिटीज नहीं है, हमारे पास फिजिकल वर्क नहीं है, सो यू हैव टू प्रोवाइड दैट टू योरसेल्फ, बिल्ड अप अ कम्युनिटी जो कि सेल्फ लव सिर्फ सेल्फी वाला ना है, somebody who actually understands, who are not afraid to look into their shadows, right? आपके पास काफी लोग आए होंगे ना कंसल्टेशन के लिए, आप काफी लोगों से मिले होंगे, आपने काफी लोगों को सही दिशा दिखा के ठीक भी किया होगा होपफुली, लेकिन हर बार ये सक्सेसफुल नहीं होता। आपने बीच में बोला था कि एंगर मैनेजमेंट काम करता है, ऑफन नहीं करता। आप कितनी भी किसी से बात कर लो, मैं खुद भी बहुत बार एंग्री हो जाती हूँ, तो इट्स नॉट एज इफ एवरीथिंग इज 100%, लेकिन कोशिश करना ही इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक वो आपका कोई केस रहा होगा जिससे आप खुद को भी रिलेट कर पाते होगे या किया होगा आपने? हर किसी की डिफिकल्टीज में अपना खुद का अक्स नजर आई जाता है क्योंकि इमोशन सब सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं। तो अभी हमारे बिब्लियोथेरेपी सेशन में किसी व्यक्ति ने बोला कि मुझे मालूम नहीं कि मेरे पास आइडियाज बहुत है, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि मैं लोगों को उसे कैसे बताऊं, और मेरी वो आवाज निकलती ही नहीं कि मैं लोगों से बोलूं। सो मुझे अपना एक पुराना याद आया कि मैं परफेक्शनिस्ट रही हूँ हमेशा, कि कोई काम यदि करना है तो अच्छे से करूँ, नहीं तो मत करूँ, और यदि कर लिया है तो उसको लोगों से छुपा दो कि नहीं ये अच्छा नहीं। और मोस्ट ऑफ द टाइम इस वजह से मेरे जितने भी काम है, ऑल माय बॉडी ऑफ वर्क इज नोबडी नोज अबाउट इट, क्योंकि मैंने लोगों को दिखाया नहीं। अब वो दूसरों के लिए फायदेमंद हो सकता है पर मेरे लिए परफेक्ट नहीं है, तो मैंने नहीं लिखा। जब ये बंदा ये बात कर रहा था तो मुझे एक पुरानी बात याद आई, जब मैं जर्मन पढ़ाती थी, जब मैं जर्मन सीख रही थी तो सबने मुझे बोला कि मेरे में लिंग्विस्टिक एबिलिटीज है, मैं लैंग्वेजेस जल्दी से सीख जाती हूँ, तो जर्मन भी मैंने बहुत जल्दी सीखी। और सब लोगों ने बोला कि तुम अच्छा बोलती हो, अच्छा लिखती हो, यू मस्ट बिकम अ प्रोफेशनल इन जर्मन। सो मैं जब जर्मन टीचर बन के गई तो एक महिला थी, दो प्रकार की जर्मन्स होती है, जैसे हमारे यहाँ हिंदी पता चल जाता है गांव वाली हिंदी कौन सी है और शिक्षित हिंदी, तो जर्मन में दो प्रकार की होती है, वन इज कॉल्ड हाई जर्मन एंड वन इज कॉल्ड लो जर्मन। सो एक महिला थी वो हाई जर्मन बोलने वाली थी, तो उन्होंने बोला कि चलो मुझसे जर्मन में बात करो। आई वाज जस्ट अबाउट 23 एट दैट टाइम। सो मैंने उनसे बात की, आई वाज कॉन्फिडेंट क्योंकि सब तारीफ करते थे, पर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, लेकिन एक ही शब्द है जो आप अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर रहे। और मुझे लगा कि उन्होंने तो ये बोल दिया, उसके बाद मैंने जर्मन बोलनी छोड़ दी। अच्छा, सो ये दिस शोज कि इसी को मेरे ख्याल से एक तरीके का कंपल्सिव डिसऑर्डर ही है कि यदि एक वो गलती हो गई और उसमें एक दूसरी बात आती है जिसको हम फिक्स्ड माइंडसेट बोलते हैं। सो मेरा इस मामले में अभी भी बहुत चीजों में फिक्स्ड माइंडसेट है कि ये गलती हो गई मतलब मैं उसके बियॉन्ड अब नहीं निकल सकती, आई कांट राइज। सो जब लोग इस तरीके की बात करते हैं और मैं उनको स्ट्रैटेजीज बताती हूँ, जबकि मेरे अंदर मैंने वो खुद इनकॉर्पोरेट नहीं की, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे मैं खुद इम्प्रूव कर लूँ, व्हिच इज व्हाई आई एम हियर, क्योंकि हर नोबडी इज परफेक्ट, राइट? सो हर किसी में एक क्षमता होती है टू इम्प्रूव, सो आई वांट टू वर्क विद दैट। आप पूछ रहे हैं कि डिप्रेशन कैसे रिकग्नाइज किया जाए और उससे कैसे संभला जाए।
तो ये बड़ा एक पर्सनल चीज है, उसकी जेनेरिक एडवाइस नहीं दी जा सकती। बट फ्रॉम व्हाट आई सी एंड व्हाट आई नो, डिप्रेशन जैसा मैंने आपको बताया 2 तरीके होते हैं उसके पता करने के। एक ये कि आप बिल्कुल कुछ कर ही ना पाओ, आप कहीं जा ना पाओ, आपसे कोई काम ही ना हो, सुबह उठा ना जाए बिस्तर से और उठने का मन ना हो, और ऐसा बहुत महीनों बहुत सालों तक चल रहा हो। सो दैट इज अ वेरी डिप्रेसिव वे टू लिव, क्योंकि ह्यूमंस जो है वो अगला दिन फेस करने की उनमें वो चाहत होती है। यदि आप में वो नहीं हो रही फॉर इयर्स, दैट मीन्स आप डिप्रेसिव टेंडेंसी में है, तो टेक प्रोफेशनल हेल्प। और यदि आपको ऐसा लगता है कि अब पता नहीं कि ऐसा है कि ऐसा नहीं है, तो आप पढ़िए इन सब चीज़ों के बारे में और पता करिए कि हाउ डू यू remove the negative emotions that have collected in your body. मैं आपको थ्रू आउट दिस कॉन्वर्सेशन मैंने बताया कि जो भी इमोशंस हैं वो हमारी बॉडी समाहित करती है, राइट? सो यू नीड टू फाइंड अ वे टू गेट इट आउट ऑफ योर बॉडी। उसके लिए EFT टैपिंग मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस में बहुत काम करती है। आप मुद्रास के साथ में काम करना शुरू करिए, आप कम्युनिटी से इंटरैक्ट करिए, लेकिन इन सब को करने से पहले आपको अपने आप से कॉन्वर्सेशन रखनी है। आपको पता करना है ये मेरी अच्छी आदतें हैं, ये मेरी अच्छाइयाँ हैं और ये मेरी बुराइयां हैं, और दोनों को साथ में रख के देखना है। बी वेरी वेरी ब्रेव इन फेसिंग बोथ द थिंग्स एंड एक्नॉलेजिंग इट। दूसरा टाइप ऑफ डिप्रेशन होता है कि सालों साल वो झूठ बोलते रहते हैं अपने आप से, लोगों से, दुनिया से कि मैं ठीक हूँ। और ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत प्रिकेरियस, बहुत डेंजरस जगह पे खड़े होते हैं, क्योंकि जब आप झूठ बोलते रहेंगे कि अरे अच्छा है, अरे अच्छा है, जिसको हम ऑल इज वेल के नाम से जानते हैं, वो थोड़ा एक बड़ा ट्रिकी प्रिकेरियस तरीका है अपने आप से डील करने का, क्योंकि ऑल इज नॉट वेल, राइट? सो जब आप झूठ बोल रहे हो और बोलते जा रहे हो, तो कभी ना कभी वो ज्वालामुखी फटेगा। सो उस चीज से डील करने के लिए, चाहे आप दुनिया वालों से प्रिटेंड करते रहो कि सब ठीक है, आप अपने आप से झूठ मत बोलो एंड फाइंड आउट स्ट्रैटेजीज, फाइंड आउट वेज कि आप उससे बाहर कैसे निकले। यदि आपके पास में, आप लकी हो, यदि आपके पास में दुनिया में एटलीस्ट एक व्यक्ति ऐसा है जो आपको सपोर्ट दे सके, तो आप ट्रस्ट दैट पर्सन, टॉक टू देम, राइट? लेकिन आपके पास में आपको लगता है आप किसी से नहीं बात कर सकते, फाइंड अ प्रोफेशनल हु विल हेल्प यू आउट। यदि वो भी आपके पास में नहीं है जरिया, सो रीड, फाइंड आउट कि डिप्रेशन से बाहर कैसे निकला जाता है। अगेन recommending the same strategies: EFT tapping, mudras, somatic practices. There are some reliable people. आप यदि मेरे से कांटेक्ट करें तो मैं आपको वो लिंक्स दूंगी जहाँ पे आप उनकी बातें सुन के उनसे सीख सकते हैं, या आप मेरे से बात करिए, I'll tell you what kind of strategies those are. वो बहुत important है। So depression के 2 types, one is आप कुछ ना कर पाओ, the other is आप सब कुछ करते रहो, अपने आप से भी झूठ बोल रहे हो, दूसरों से भी झूठ बोल रहे हो, that all is bad. Both of these things need your attention. तो जो ये माइंडसेट है ना कि लड़का है तो, आदमी है तो वो डिप्रेस नहीं हो सकता, और लड़की है तो वो हमेशा ही डिप्रेस रहती है, ये एक माइंडसेट रहता है लोगों का। तो इस चीज से कैसे डील किया जाए? मतलब आदमी अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करे कि नहीं भाई मुझे भी लो लगता है, मैं भी डिप्रेस होता हूँ, या मेरे लिए भी चीजें इतनी इजी नहीं है जितना बाकियों को लगती है कि नहीं ये तो आदमी ये कर लेगा, इसको तो ऐसा हो नहीं सकता, ये लो नहीं फील कर सकता। तो वो वाला जो जोन है उससे कैसे लोग बाहर आ सकते हैं? मतलब वो अपने आप को कैसे इस चीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं? देखिए, आप जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो शायद मोटा मोटी उसको बोला जा सकता है स्टेरियोटाइप्स, कि जेंडर स्टेरियोटाइप्स के बारे में आप बोल रही हैं, पर ऐसे स्टेरियोटाइप्स हर प्रकार से होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट जेंडर स्टेरियोटाइप्स फर्स्ट, कि लड़के को लगता है, हमेशा उसको सिखाया जाता है कि तुम वीक नहीं हो सकते, तुमको सबका ख्याल रखना है, बड़े होके पेरेंट्स का भी करना है, शादी करके फैमिली का भी करना है, ऑल ऑफ दैट, प्लस जो भी कर रहे हो पैसा अच्छा आना चाहिए, जॉब अच्छा होना चाहिए, हमको लोगों को बताने लायक होना चाहिए। सो इन ऑल ऑफ दैट प्रेशर, स्ट्रेस है, राइट? सिमिलरली फीमेल्स, जैसा आपने बोला कि लड़कियां उस चीज से थोड़ा बहुत बाहर निकलने लग गई हैं, क्योंकि फेमिनिज्म का जमाना आ गया है कि वो ये बोले कि हम घर का भी ख्याल रख रहे हैं, हम प्रोफेशनली भी काम कर रहे हैं, हम सोशली भी कर रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन उस सब के पीछे विमेन को ये, अब बहुत सारी लड़कियों को ये लगने लग गया
है कि जब फेमिनिज्म का जमाना है तो हम वीक कैसे हो जाएं। सो हमारे लिए ये एक स्टेरियोटिपिकल चैलेंज हो गया है। यदि मैं ये बोलूँ मैं होपलेस फील कर रही हूँ तो कैसे बोलूँ, क्योंकि मैं तो फेमिनिस्ट हूँ या मैं तो वुमन हूँ, 21st सेंचुरी वुमन हूँ, आई कांट बी होपलेस। सो दोनों तरफ से हम हमारे लिए एक डबल वामी सॉर्ट ऑफ थिंग हो गया, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए। सो उस चीज से बाहर निकलने के लिए आई थिंक आपको रिबेलियन करना चाहिए। अगेन जैसे हम कॉन्वर्सेशन की बात कर रहे थे कि आप अपने आप से बातचीत करिए अंदर, और वो ऑनेस्टली करिए, ऐसी बातचीत नहीं कि नेगेटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, एक बैलेंस बातचीत। उसी प्रकार से जो रिबेलियन है वो अंदरूनी होना चाहिए। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल कि एक मेरी क्लासमेट थी लड़की, वो जमाना था जब लड़कियां बहुत कुछ कर रही थी जब मैं स्कूल में थी, लेकिन वो एक इकलौती लड़की थी जो बोलती थी कि मुझे शादी करके बच्चे करने हैं, मुझे कोई काम नहीं करना, आई वांट समबडी जो घर में मेरा ख्याल रखे। एंड इट वाज वेरी सरप्राइजिंग क्योंकि बाकी सब लड़कियां ये बोलती थी। आज वो लड़की इज नॉट प्रोफेशनल बट शी इज डिप्रेस्ड क्योंकि उसने शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन हर फैमिली, इन हर चिल्ड्रन, क्योंकि उस स्टेरियोटाइप से उस समय उसने रिबेलियन किया कि मुझे ये चाहिए, लेकिन वो उससे मैनेज नहीं कर पाई। उसको लगा मैंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया। सो वो एक एक्सट्रीम वो था कि मुझे कुछ नहीं करना, और ये एक एक्सट्रीम है कि मुझे करना चाहिए था पर मुझे कुछ और मिल गया, राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जो बैलेंस्ड कॉन्वर्सेशन है, वो जो रिबेलियन है, उस लड़की ने रिबेलियन किया लेकिन उसके साथ सी थ्रू नहीं किया। सो यदि कोई लड़का है जिसको ये लगता है कि यार आई वांट टू ब्रेक डाउन टुडे, आई वांट टू क्राई, आई वांट अ फ्रेंड जिसके सामने मैं करूँ। एक कोई मूवी थी ना, क्या नाम था उसका यार, बड़ा फेमस एक्टर था जिसकी डेथ हुई अभी रिसेंटली, इरफान खान, और उसके साथ में अपर्णा सेन, क्या नाम था उस एक्ट्रेस का, वो दोनों छत पे जाके जोर से चिल्लाते हैं। हाँ। वो लड़की बोलती है कि मुझे चिल्लाना है। फाइंड अ फ्रेंड जिसके साथ तुम पहाड़ पे चढ़ जाओ और जोर से चीखो, राइट। रिलीज दैट एनर्जी। रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल रिलीज। स्पोर्ट्स यदि खेलते हो तो स्पोर्ट्स के थ्रू करो, डांस करते हो तो डांस के थ्रू करो, गाना गाते हो तो गाना गा के करो, यदि आप पढ़ना लिखने वाले हो तो लिख के करो। फाइंड सम रिलीज, बिकॉज दिस इज अ रियल थिंग। जो सोसाइटी है वो आपको हमेशा कर्व करेगी। यदि आप हिस्ट्री हजारों साल तक पीछे चले जाओ, जो भी अथॉरिटी सिस्टम है वो आपको आपकी तरह रहने से मना करेगा, क्योंकि उसको कुछ और सूट करता है। सोसाइटी को एक समय में ये सूट किया कि यदि लड़कियां बाहर निकलेंगी तो घर का ख्याल कौन रखेगा, यदि लड़के सारा समय बैठ के लड़कियों के साथ में बातें करेंगे तो कमाएगा कौन। So somebody had to tell them कि बाहर निकलो, ये करो, घर में रहो, ये करो, right? So society उसी तरीके से बढ़ी। But now when things are blending, जब हमारी जो बाउंड्रीज हैं वो सब मेल्ट हो चुकी है, तो इन सब चीजों को बैलेंस करने में समय लगेगा। You be the first one to balance it in your life, right? और उसके लिए सबसे first चीज, have a conversation with yourself, find a release, and then start healing. यदि आप पहले से ये सोचो कि मुझे हीलिंग चाहिए, वो नहीं पॉसिबल। दैट कैन नॉट हैपन, दैट शुड नॉट हैपन, क्योंकि वो ऊपरी रहेगा। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अ हॉलीवुड मूवी जहाँ पर एक बंदा, ही वाज एन एक्टर और एडिक्टेड था वो ड्रग्स से। सो उसको वो किसी इंडियन गुरु के पास जाता है। गुरु बोलते हैं तुम बैठ के मेडिटेट करो, चांट करो, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड आई डोंट नीड एनी ड्रग्स। So I am the best in the world and I don't need any drugs. 10 बार 100 बार हजारों दिन तक करता रहा, उसको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला। That's not how you heal. जब तक कि अंदर से आप ये नहीं समझ रहे कि मेरी ये परेशानियां थी इसलिए मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ। परेशानी का मतलब ये नहीं कि किसी की गलती, परेशानी means this is a circumstance, I want to go out of it. That's the first thing, always. एक मेरे माइंड में एक और सवाल ये है जो मुझे बहुत मेजरली लगता है कि अगर कोई डिप्रेशन पेशेंट है, ठीक है, या किसी को मेंटल इलनेस है किसी भी तरीके की, और वो रिकवर कर जाता है इस चीज से,
तो क्या मेरे मन में ये डाउट है कि क्या एक डिप्रेस्ड इंसान 100% रिकवर कर पाता है, पहला, और दूसरा अगर वो 100% रिकवर कर गया है तो क्या वो चीजें कभी रिवर्ट होती हैं उसकी लाइफ में? बिल्कुल 100% रिकवरी नो, रिवर्ट हो सकती है बिल्कुल। 100% रिकवरी इसलिए नहीं क्योंकि हमारी लाइफ में कोई भी एब्सोल्यूट चीज नहीं है। आप साइंटिफिकली देख लो, फिलोसफिकली देख लो, देयर आर नो एब्सोल्यूट्स, राइट? सो कोई भी चीज 100% नहीं हो सकती, चाहे कितनी भी अच्छी सिचुएशन हो लाइफ की, उसमें आपको कहीं ना कहीं कुछ निकल आएगा जो कि आप ये नहीं बोल सकते कि दिस इज 100% परफेक्ट। दिस इज नॉट एन एग्जामिनेशन, राइट, कि आपको 100% स्कोर मिल गया। बट रिकवरी इतनी हो जाती है कि आप इस रास्ते पे निकल जाओ कि आप एक्चुअली जेन्युइनली बोल सको ऑल इज वेल, राइट? प्रिटेंड करके ना बोलो। आप ये ना बोलो कि अरे मेरे लाइफ में ये है वो है, लेकिन ऑल इज वेल। यू कुड से मेरी लाइफ में इतना सब अच्छा चल रहा है, दिस इज अ चैलेंज बट आई एम ओके विद इट, आई एम ओके विद इट। दैट वुड बी कॉल्ड 100% रिकवरी। और उसका रिलैप्स होना लाजमी है क्योंकि आपने इतने सारे साल निकाल दिए, 10, 15, 20, 25, 30, 40 साल निकाल दिए विद दैट फीलिंग, वो इतनी जल्दी नहीं जाएगी। और उसके जो आपके एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंसेस हैं, उसकी प्रॉब्लम्स हैं, वो अचानक से आप कैसे सोच सकते हो कि 6 महीने 5 साल में निकल जाए? तब इट विल कम बैक, इट कैन कम बैक, मे बी उसी तरीके से, मे बी किसी और तरीके से, लेकिन आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग और इतना नॉलेजेबल बनाएंगे कि आपको फिर उससे बाहर निकलने के तरीके बताओगे। इफ यू कंटिन्यू अ रूटीन दैट इज होलसम, जो कि बैलेंस्ड, जैसा कि हमको मॉडरेशन बताया। मॉडरेशन का ये मतलब है कि आप थेरेपी चाह रहे हो, आप कोई सोल्यूशन चाह रहे हो, उसको बिल्कुल जी जान लगा के बस वही नहीं कर देना है। यदि आपको किसी चीज से एस्केप करना है, करिए एस्केप, लेकिन जी जान लगा के बस एस्केप में दिमाग नहीं लगाना। इट हैज टू बी अ बिट ऑफ एवरीथिंग, राइट? सो वर्क हार्ड, प्ले हार्ड। जो सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो वो भी अच्छे से करो, लेकिन अपने आप को रिलैक्स करने का मौका दो। that's what I would call a 100% recovery। मेरे माइंड में ये क्वेश्चन इसलिए आया कि एक मूवी है ना शाहरुख खान एंड आलिया भट्ट की, वो मूवी मैंने बहुत बार देखी है, नंबर ऑफ टाइम्स, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक जोन में आके ना उस मूवी को एंड कर दिया, मींस लास्ट में शी इज हैप्पी और वो अपनी लाइफ में जी रही है और उसके सेशंस कंप्लीट हो जाते हैं वो वहाँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि अब जिस जनरेशन में अभी हम हैं उसका पार्ट 2 भी उन्हें बनाना चाहिए, क्योंकि हम जैसे लोग, आपके जैसे लोग बहुत है दुनिया में, बट बहुत लोगों तक रीच हमारी पहुंच पाती है, बहुत लोगों तक नहीं भी पहुंचती है। बहुत देखते हैं, समझते हैं, बट उनको उतना इफेक्ट नहीं करता है। तो मुझे समझ ऐसा लगता है कि उस मूवी का पार्ट 2 भी आगे उन्हें बनाना चाहिए कि एक वो जो उन्होंने वो एक सेशन पूरा कंप्लीट कर लिया एंड शी इज हैप्पी एंड एवरीथिंग, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में सब कुछ हमेशा वैसा ही नहीं रहेगा, है ना? तो कहीं ना कहीं उस लड़की ने वहां से निकल के अपना एक अच्छा हैप्पी जोन जिया, बट कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में फिर से रिवर्ट हो रही हैं चीजें, फिर कहीं ना कुछ ट्रिगर कर रहा है। तो इन दैट केस उसको फिर से जो सॉल्यूशंस चाहिए हैं, तो क्या एक मन में आता है ना कि अब मैं फिर से उस डॉक्टर से कनेक्ट करूं क्या, मैं फिर से पूछूं क्या, और मैं ही नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं तो एक बार ऑलरेडी रिकवर हो चुकी थी ना, तो मैं वापस कैसे उस जोन में जा सकती हूँ? क्या ये पॉसिबल है क्या? तो मुझे आपसे बात करते करते ये समझ तो मैं मेरी टीम को बोलूंगी कि वो इसका रील बना के डेफिनेटली आलिया भट्ट और शाहरुख खान को भी करें, मतलब उन्हें भी टैग करें कि हाँ, मतलब वो जो मूवी बनी उनको उसका पार्ट 2 बनाना चाहिए। अब एक सेकंड बनाओ, हाँ एग्जैक्टली, पार्ट 2 बनाए, क्योंकि वही सेम चीज ना कि आप और मैं कितनी रीच ला सकते हैं, बट उन्हें देखने और समझने वाले बहुत है ऑल ओवर वर्ल्ड से, है ना? मेरे पास क्वेश्चंस जितने थे वो तो मैंने आपसे पूछ ही लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास में, और विद द टाइम डेफिनेटली मैं जो आज आपके साथ मैंने ये पॉडकास्ट एपिसोड किया है, तो इसमें तो मुझे अपने लिए भी काफी सारी चीजें समझ में आई है, और सबसे मेन ये समझ में आया कि जो आज की दुनिया में हमें बात करने वाला कोई नहीं मिल रहा है, तो यू आर द पर्सन जिससे बात किया जा सकता है। I suppose so, क्योंकि it's not as if मैं प्रोफेशनली कुछ ऑफर कर रही हूँ, पर मुझे ये लगता है कि आई एम
दैट वे वेरी नॉन जजमेंटल, ये मेरा सुपर पावर है। So, आप आए बात करें। एग्जैक्टली तो हम अपने लिंक में इनका प्रोफाइल जरूर मेंशन करेंगे, तो जिन्हें भी लगता है कि उन्हें किसी से बात करनी है और वो उनके नोन नहीं होने चाहिए, तो आप बिल्कुल इनको कनेक्ट कर सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं। ये आउटडोर सेशंस लेती हैं, ना ये आपके घर आएंगी, ना आपको इनके घर आना है, ना कोई ऑफिस है, ना कुछ ऐसी जगह है स्पेसिफिक। तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप अपने आप को कनेक्ट करें, और आपको लगता है जो कि आप किसी से नहीं शेयर कर पा रहे हैं वो आप कर सकते हैं। तो लास्टली मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी कि आप क्या एडवाइस देना चाहती हैं आज की जनरेशन को, या जो अभी कल्चर चल रहा है या जो भी है उस पे कुछ। देखिए, एडवाइसेस तो बहुत सारे हैं। मैं एक प्रोफेशनली एक टीचर हूँ, मेरा काम है ज्ञान बांटना, तो मैं ज्ञान बहुत बांटना चाहती हूँ। बट व्हाट आई वुड वांट टू से इज कि बी कंफर्टेबल विद योरसेल्फ, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। लेकिन उसको आप पोलराइज मत करिए उस कंफर्ट को कि मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ, नहीं। आप में एक ये चीज भी होनी चाहिए कि ठीक है, मैं जैसी हूँ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ, बट देयर इज सम अदर प्लेस आई वांट टू रीच। सो वो एक सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए कि देयर नीड्स टू बी अ कांस्टेंट ग्रोथ इन व्हाट यू हैव। सो जो ग्रोथ है वो बकेट लिस्ट के थ्रू नहीं बनती, वो इस चीज के थ्रू नहीं बनती कि मेरा ये अचीवमेंट क्या है, बट वो ग्रोथ ऐसी होती है कि मैं कल ये कर पाती थी, आज मैं ये कर पाती हूँ, या और कल ये करना चाहूंगी। That is the difference. If in self love and self actualization एक बड़ी important चीज होती है, so I could talk about that for hours. लेकिन आपको differentiate करना है self love और self obsession के बीच में। Love yourself, but don't be obsessed with loving yourself. थैंक यू सो मच, आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया निकाल के। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी अगर मेरे पास और क्वेश्चंस रहेंगे तो मैं आपको फिर से रिकनेक्ट करूंगी अगले एपिसोड के लिए। सो थैंक यू सो मच।